वेलकम टू अनदर माइंड मैप सेशन ऑन मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। आज हम मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन को पूरी तरीके से थ्योरेटिकली डिकोड करने वाले हैं। आईआईटी जेईई एडवांस में एक बार प्रॉब्लम भी आया था जहां पर यह फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूजफुल सिद्ध हुआ था। इम्प्लिसिट होने के साथ साथ ये फंक्शन कैसा है? होमोजीनियस है। यह होमोजीनियस भी है। ऐसा क्यों होता है? गिवन फंक्शन की मदद से ही हम उसके इनवर्स का डेरिवेटिव फाइंड कर लें। वो कैसे फाइंड करते हैं आइए देखते हैं। हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से हमेशा की तरह जय श्री कृष्ण, राधे 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 टू एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर माइंड मैप सेशन ऑन मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी कि आज हम मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन को पूरी तरीके से थ्योरेटिकली डिकोड करने वाले हैं। और जैसा आपने महसूस भी किया होगा, आपने फील भी किया होगा, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर दैट यू कैन हैव इन जेईई सिलेबस इन क्लास 12th, क्योंकि आपने मैक्सिमम इसके जो रूल्स थे वो क्लास 11th में फिजिक्स में पहले ही चैप्टर मैथमेटिकल टूल्स में कवर कर लिए थे। इसलिए जब आपने क्लास 12 में ये चैप्टर पढ़ा आपको ये काफी आसान लगा, क्योंकि आपके पास एक एडवांटेज थी, यू हैड ऑलरेडी कवर्ड मोस्ट ऑफ द फैक्ट्स इन क्लास 11th। चलिए आइए तो शुरू करते हैं आज की कार्यवाही। लेट अस डिकोड दिस चैप्टर वन बाय वन थ्योरेटिकली। तो आज जो हम करने वाले हैं वो है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का माइंड मैप। तो सबसे पहली चीज, डेरिवेटिव होता क्या है। मान लीजिए एफ एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है और हमें उसका किसी पॉइंट एक्स पर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो जो dy बाई डी एक्स होता है वो होता है dy बाई डी एक्स is defined as the ratio of change in y to change in x such that the change in x tends to 0। आपने क्लास 12th में इस चैप्टर को, इस प्रोसेस को कहा था डिफरेंशिएशन बाय एब इनिशियो, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन। तो यहां पर that is the derivative, that is the definition of dy by dx, the derivative of y with respect to x, यानी derivative of function with respect to x is defined as the ratio of change in y to change in x such that the change in x tends to 0। so that is the definition of dy by dx। अब आप लोग जानते हैं कि y अगर मेरे पास fx है और मैंने x में थोड़ा सा चेंज किया तो वो हो जाएगा x प्लस डेल्टा x, और यह था y इक्वल टू, y में भी थोड़ा कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज होगा कहीं ना कहीं। तो मान लो y की नई वैल्यू हो गई y प्लस डेल्टा y, ये बराबर रखा और दोनों को जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास डेल्टा y आ गया एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, दिस होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। दोनों साइड डेल्टा एक्स से मैंने डिवाइड कर दिया ताकि मैं ये रेशियो फाइंड आउट कर सकूं। और फिर जैसे ही मैं दोनों साइड पर लिमिट लगाता हूं डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, देन दिस लिमिट टर्न्स आउट टू बी delta y by delta x is equal to limit delta x tending to 0 f of x plus delta x minus fx divided by delta x, and that is nothing but dy by dx। so dy by dx stands for the ratio of change in y to change in x when change in x tends to 0, and that is, here we have the definition of dy by dx। dy by dx का जो डेरिवेटिव का वैल्यू है वो मिलता है एट एक्स इक्वल टू एक्स, और इसकी वैल्यू, इसको हम डिनोट करते हैं एफ डैश एक्स से या वाई डैश से या फिर वाई वन से। वाई वन का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव। डी वाई बाई डी एक्स से असल में मिलता क्या है? डी वाई बाई डी एक्स से अगर आप देखें, यह जो लिखा गया है ऊपर, ये वाला जो पार्ट है ये है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ, क्योंकि आपने फिजिक्स में भी एवरेज वेलोसिटी पढ़ी होगी, है ना। फाइनल डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, दोनों का डिफरेंस अपॉन द टाइम इंटरवल इन विच द डिस्प्लेसमेंट हैज टेकन प्लेस, और उससे मिल जाता है एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ एक तरीके से एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ है ना। और अगर आपने इसमें लिमिट लगा दी तो दिस बिकम्स द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो dy by dx गिव्स यू द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू एक्स, और साथ साथ dy by dx से हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट भी मिलता है ड्रॉन एट एनी पॉइंट x इक्वल टू एक्स। यानी कि अगर मेरे पास यहां पर यह ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स का, y इक्वल टू एफ एक्स का, और यहां कोई पॉइंट है मेरे पास x इक्वल टू एक्स, तो इस पॉइंट पर बनी हुई टेंजेंट का स्लोप हमें यहां मिल जाएगा। तो यहां जो हम टेंजेंट बनाएंगे इसका जो स्लोप होगा, सपोज दिस इज द टेंजेंट एंड दिस इज द टेंजेंट एट दिस पॉइंट, ये टेंजेंट है एंड दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल कितना है? थीटा। तो जो tan थीटा होगा वह होगा स्लोप, और वह होगा dy by dx के बराबर। so dy by dx gives you the slope of tangent drawn to the graph at x equal to x। अगर हम यहाँ a रख दें तो a प्लस डेल्टा एक्स
माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एफ ए अपॉन डेल्टा एक्स, तो ये हो जाएगा एफ डैश ए। तो उस केस में हमें डेरिवेटिव की वैल्यू मिलेगी एट एक्स इक्वल टू ए। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या फिर एब इनिशियो या फिर बाय डेफिनेशन। और यह रहे सारे फॉर्मूलाज डेरिवेटिव के जो हमने पढ़े हैं, याद रखे हैं। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, एक्स की पावर एन का n इंटू एक्स की पावर n-1। सबसे पहले बचपन में इसी से आप रूबरू हुए थे, इसी से सबसे पहले, हाँ सबसे पहले हमने यही वाला डेरिवेटिव देखा था। e की पावर x का e की पावर x, a की पावर x का a की पावर x इंटू ln x का 1 अपॉन x, और log x टू द बेस a का 1 अपॉन x, log e टू द बेस a, साइन का cos, cos का माइनस साइन, tan का sec स्क्वायर, cot का माइनस cosec स्क्वायर, sec का sec इंटू tan, cosec का माइनस cosec इंटू cot, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहां पर जो x की वैल्यू है वो 1 और -1 के बीच में होगी, वो 1 और -1 के बीच में होगी। दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x। tan इनवर्स ऑफ x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज द डेरिवेटिव ऑफ tan, यू नो दैट वेरी वेल। और कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव लिखा है, सेक इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन मॉड x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। और क्लास में यह भी बताया कि इन सब में मॉड क्यों आता है, यह हमने थियोरेटिकली क्लास में पढ़ा था, ये हमने बताया भी है क्लास में। आप क्लास देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मॉड क्यों आता है सेक इनवर्स के डेरिवेटिव्स में। ये हो गए डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलाज जो याद रखने हैं। फिर आता है प्रोडक्ट रूल। मान लीजिए एफ और जी दो डेरिवेबल फंक्शंस हैं और दोनों का प्रोडक्ट का डेरिवेटिव हमें निकालना है। तो जैसा कि आप ऑलरेडी ये चैप्टर, क्योंकि मैं ऐसा बार बार बोल रहा हूँ, ये आप जानते हैं क्योंकि क्लास 11th में डेफिनेटली आपने फिजिक्स में इसको बहुत अच्छे से यूज किया है। तो अगर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट होगा तो पहला वाला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, फिर दूसरे वाला एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव। यह कार्यक्रम अगर दो से ज्यादा डिफरेंशिएबल फंक्शंस का प्रोडक्ट है तब भी किया जा सकता है, यानी डिफरेंशिएशन 1 बाय 1 करते हैं, एक का डिफरेंशिएशन करते हैं, बाकी को एज इट इज, फिर अगले का डिफरेंशिएशन करते हैं, बाकी सारे एज इट इज, यही करते चले जाते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स कैन बी रिटन एज एफ का डेरिवेटिव, बाकी दो एज इट इज, फिर एफ एज इट इज, जी का डेरिवेटिव, बाकी दो एज इट इज, फिर एच का डेरिवेटिव, बाकी दो एज इट इज, और प्लस करते चले जाते हैं। इस फॉर्मूला को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ इंटू जी, एफ एक्स इंटू जी एक्स का डेरिवेटिव इंटू एच, प्लस जी इंटू एच का डेरिवेटिव इंटू एफ, और h इंटू एफ का डेरिवेटिव इंटू जी। यानी जब आप इसे ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं इसको ओपन करने का मतलब क्या होगा, एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स, फिर प्लस जी एक्स इंटू जी डैश एक्स इंटू एफ एक्स, ये आएगा। क्योंकि दो फंक्शंस का डेरिवेटिव है तो ये ऊपर जो लिखा है उसके हिसाब से ये बन जाएगा, और बाहर क्या है, इंटू एच एक्स। और इसी तरीके से जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहां पर जब आप इसको ओपन करेंगे ये बन जाएगा प्लस का जी एक्स इंटू एच डैश एक्स, और प्लस का एच एक्स इंटू जी डैश एक्स, और बाहर है एफ एक्स, बाहर है एफ एक्स, एंड लास्टली दिस विल बिकम एच एक्स इंटू एफ डैश एक्स, और एफ एक्स इंटू एच डैश एक्स, और बाहर है जी एक्स, बाहर है जी एक्स, एंड दिस होल डिवाइडेड बाय 2। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर आप पाएंगे यह जो ऊपर लिखा हुआ है एफ जी इंटू एच, एफ डैश जी इंटू एच, और इसी तरह से यहां देखें एफ डैश जी इंटू एच, ये कितनी बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा। तो हर जो टर्म है वो दो बार आ जाएगी, इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दैट इज हाउ वी कैन राइट दिस। तो ऐसा भी लिखा जा सकता है, याद रखिएगा। कई बार हमें प्रोडक्ट के डेरिवेटिव दे रखे होते हैं और हमसे तीनों का डेरिवेटिव पूछ लिया जाता है। ऐसा IIT JEE एडवांस में एक बार प्रॉब्लम भी आया था जहां पर यह फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूजफुल सिद्ध हुआ था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन रूल, एफ बाय जी। अगर एफ बाय जी का डेरिवेटिव करना है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर और फिर डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ये है क्वेश्चन रूल। एक चीज याद रखिए, क्वेश्चन रूल लगाने से पहले 2 बार सोच लेना चाहिए। अगर गिवन फंक्शन सिंप्लीफाई हो सकता है तो उसे सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए इनटू सिंपलर टर्म्स एंड देन अप्लाई क्वेश्चन रूल, तब क्वेश्चन रूल लगाना चाहिए। यानी स्ट्रेट अवे क्वेश्चन रूल नहीं लगाना चाहिए। अगर हमारे पास जो फंक्शन है उसमें सिंप्लीफिकेशन का कोई स्कोप है तो हमें वो स्कोप को मिस नहीं करना चाहिए। वी शुड सिंप्लीफाई इट एंड देन प्रोसीड फॉर डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट इज द चेन रूल। अगर y इक्वल टू एफ यू एंड u इज इक्वल टू जी एक्स,
यानी y फंक्शन है u का और u फंक्शन है x का, तो अगर मुझे y का डेरिवेटिव निकालना विद रिस्पेक्ट टू x, then the derivative of y with respect to x is dy by dx is equal to dy by du into du by dx. So this chain can be extended to any number of intermediary variables. मान लो f है u, u है gv और v है hx, ये सब के सब डेरिवेबल फंक्शंस हैं और हमें चाहिए dy by dx. तो dy by dx would be dy by du, फिर इंटू du by dx, dv इंटू dv by dx. एक तरीके से सोचा सकता है जैसे du कट जाएगा, dv कट जाएगा, तो dy by dx बचेगा, ऐसा सोचा जा सकता है. वी कैन थिंक ऑफ लाइक दिस, तो इसको हम ऐसे सोच सकते हैं. तो दिस कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी नंबर ऑफ इंटरमीडिएरी वेरिएबल्स. ये है चेन रूल. और इस चेन रूल का शॉर्टकट आपने हमेशा ऐसे पढ़ा है. मान लीजिए y हो f ऑफ साइन ऑफ, कैसे लिखते हैं, साइन ऑफ रूट x. सपोज का डेरिवेटिव आपको करना है, dy by dx फाइंड करना है, तो dy by dx इन दिस केस का शॉर्टकट, ये भी आपने पढ़ा है ना. इसका शॉर्टकट आपने पढ़ा है कि सबसे पहले साइन समथिंग सोचो. साइन समथिंग का डेरिवेटिव कॉस ऑफ साइन रूट x, साइन समथिंग का डेरिवेटिव कॉस समथिंग. अब ये साइन का डेरिवेटिव हो गया, अब बचा साइन रूट x. साइन रूट x का डेरिवेटिव कॉस साइन समथिंग का डेरिवेटिव कॉस समथिंग, कॉस रूट x. और फिर ये साइन का डेरिवेटिव हो गया, अब रूट x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 रूट x. सो दैट इज हाउ यू अप्लाई चेन रूल इन शॉर्ट फॉर्म, है ना. तो आप आउटर मोस्ट फंक्शन से चलते हुए इनर मोस्ट फंक्शन की तरफ जाते हैं. इसके ऊपर आपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स किए भी हैं. नेक्स्ट इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, तो यहां पर पहले मैं बता दूं चेन रूल कहां यूज होता है, जहां y x का फंक्शन ना होकर किसी दूसरे वेरिएबल का फंक्शन हो u का, और u खुद अपने आप में x का फंक्शन हो, वहां हम यूज करते हैं चेन रूल. जैसे यहां पर ये साइन ऑफ x नहीं लिखा, साइन क्या जो y है दैट इज अ फंक्शन ऑफ दिस एज u, ये u हो गया है ना. दिस साइन रूट x बिकम्स u एंड u इज अ फंक्शन ऑफ x, u इज इक्वल टू साइन रूट x. यानी कि अगर देखा जाए तो यह जो लिखा हुआ है ये एक तरीके से लिखा है साइन u, और फिर u लिखा है साइन रूट x या साइन v, और v है रूट x. तो दिस प्रॉब्लम कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू दिस फॉर्म. और अगर हमें यहां से dy by dx निकालूं कायदे से, तो dy by dx जो आएगा वो क्या आ जाएगा, dy by du इंटू du by dv इंटू dv by dx. और उसी काम को हम यहां करते हैं. dy by du विल बी cos u and du by dv will be sin, will be again cos v, and dv by dx will be 1/2 root x, 1/2 root x. That is it. तो आप देख सकते हैं cos u is sin of cos of this, cos v is cos of root x. तो कहने का मतलब है शॉर्टकट इज जस्ट चेन रूल एक्टिंग इन द बैकग्राउंड. ठीक है. अब यहां नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं दैट इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. ये कहां यूज होता है, तो पहली चीज तो जान लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, यह हो जाता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1. लेकिन डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लो x की पावर x लिखा हो, तो यह x इंटू एक्स की पावर x माइनस 1 के बराबर नहीं होता, क्योंकि यह जो हमने रूल पढ़ा डिफरेंशिएशन का दैट इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन द पावर इज अ कांस्टेंट, द पावर इज नॉट अ वेरिएबल. तो x की पावर x का डेरिवेटिव आप ऐसे नहीं कर सकते. तो जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आए वी यूज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लिखने का जो तरीका है ना, कि आप क्या करेंगे, जैसे y इक्वल टू एफ एक्स की पावर जी एक्स है और आपको इसे डिफरेंशिएट करना है, तो आप दोनों साइड पर log लेंगे. यू टेक log ऑन बोथ द साइड्स, ln y इज इक्वल टू जी एक्स इंटू ln एफ एक्स, और फिर आप डिफरेंशिएट करेंगे. इसका डेरिवेटिव 1/y, फिर y का dy बाय dx, और इज इक्वल टू जी एक्स जी डैश एक्स इंटू ln एफ एक्स, फिर प्लस जी एक्स ln एफ एक्स का डेरिवेटिव 1/f एक्स, और फिर
f का डेरिवेटिव f डैश x, और ये आप फिर y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देयरफॉर यू गेट dy बाय dx, y इंटू g डैश x इंटू ln f x और प्लस जी एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, दैट इज द डेरिवेटिव, दैट इज द डेरिवेटिव। y की वैल्यू वापस रख देंगे तो ये डेरिवेटिव आ जाएगा। कई बार हम इसको इस तरह से डिफरेंशिएट करने की बजाय, इस तरह से डिफरेंशिएट करने की बजाय, कई बार लॉग लेने की बजाय हम इसे ऐसे भी लिख लेते हैं, एफ एक्स की पावर जी एक्स है, वी कैन राइट इट एज ई की पावर जी एक्स इंटू एल एन एफ एक्स, और इसको हम फिर डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसको हम फिर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पर एक डेरिवेटिव मैं आपको करके दिखा देता हूँ, एक्स की पावर एक्स का डेरिवेटिव अगर हमें करना है तो एल एन वाई इज इक्वल टू एक्स एल एन एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई बाय डी एक्स, और एक्स एल एन एक्स का प्रोडक्ट रूल, x into 1 upon x plus 1 into ln x. So the derivative comes out to be y into 1 plus ln x, and this becomes x to the power x into 1 plus ln x. That becomes the derivative. और इसी तरीके से अगर हम इसको दूसरा मेथड से करें जहां पर हम log ना लें, तो y is equal to x की पावर x को हम लिख देंगे e की पावर x, इसको ऐसे लिख देंगे ln x की पावर x, ऐसा इसलिए क्योंकि e की पावर ln ऑफ कुछ भी लिखा हो fx, दैट इज इक्वल टू fx, दैट इज इक्वल टू fx, है ना। तो हमने x की पावर x को ऐसे लिख दिया, एंड दिस बिकम्स e की पावर x ln x. नाउ वी डिफरेंशिएट दिस, तो dy by dx comes out to be e की पावर समथिंग का डेरिवेटिव e की पावर समथिंग, ई के कारण हो गया, अब एक्स एल एन एक्स का होगा, इट इज 1 इंटू एल एन एक्स प्लस एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, तो द डेरिवेटिव इन दिस केस ये आ गया एक्स टू द पावर एक्स, ऐसे लिख सकते हैं इसको वापस ना, और ये हो गया 1 प्लस एल एन एक्स, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एक्स। याद भी रखें, ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव है, यू शुड रिमेंबर दिस डेरिवेटिव, एक्स टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव एक्स टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस एल एन एक्स, तो यू कैन डू इट बोथ वेज। यहाँ एक छोटा सा प्रॉब्लम, यहाँ इसका आंसर आप मुझे जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में अभी अटेम्प्ट करो और इसका आंसर मुझे लिखकर बताओ। यह एक बहुत अच्छा सवाल है जहाँ पर आप क्या यूज कर रहे हैं, यू आर यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव एज वेल एज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो आपको मुझे इसकी वैल्यू बतानी है कि इसका वैल्यू क्या आने वाला है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव। तो चलिए ये आप करके भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आगे आते हैं पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन पर। अगर मान लो हमारे पास एक पैरामीट्रिक कर्व हो, जैसे कि हमने पैराबोला पढ़ा, इलिप्स पढ़ा, हाइपरबोला पढ़ा, उन सब की हमने पैरामीट्रिक इक्वेशन पढ़ी, तो जब कर्व्स पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखी हो, अगर उस वक्त हमें किसी पॉइंट पर बनी हुई टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो हमें dy बाई डी एक्स की जरूरत पड़ेगी। तो dy बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं ऐसी कर्व्स के लिए, अगर मान लो y है gt और x है ft, देन dy by dx इज गिवन एज dy by dt इनटू dt by dx, है ना। और dt by dx को हम लिख देंगे 1 अपॉन, है ना, दिस dt by dx को हम लिख देंगे dy by dx dy by dt डिवाइडेड बाय dt dx by dt, and that becomes nothing but g dash t upon f dash t. That is what we have. So any derivative of y with respect to t divided by derivative of x with respect to t, that will give you the value of dy by dx in case of parametric curve. यहाँ एक छोटा सा सवाल, आपको मुझे यहाँ पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। एक पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन है, आपको पता है dy by dx होगा dy by dt अपॉन dx by dt। इवैल्यूएट करिए एंड टेल मी द वैल्यू। नीचे कमेंट बॉक्स में इसका भी जवाब अभी दीजिए। नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। मान लीजिए मुझे डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू, या z इज इक्वल टू एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू u इज इक्वल टू जी एक्स, है ना। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ fx with respect to gx,
यानी मुझे फाइंड करना है dz बाय du। एक तरीके से यहाँ x इज एक्टिंग लाइक द पैरामीटर, तो अगर ये पैरामीटर की तरह एक्ट कर रहा है तो dz भाई इसमें और इसमें कोई खास अंतर थोड़ी है। यहाँ पर देखा जाए तो x इज इक्वल टू क्या था, x इज इक्वल टू एफ टी, वाई इज इक्वल टू जी टी, दोनों टी टी के फंक्शन थे x और y। यहाँ पर z और u जो है वह दोनों ही x के फंक्शन है, तो बिल्कुल पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन dz बाय dx डिवाइडेड बाय du बाय dx, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ dz बाय du। तो यह वैल्यू हो जाएगी dz बाय du की, उनसे लिखते हैं dz बाय du, dz बाय dx डिवाइडेड बाय du बाय dx, that is the derivative of z with respect to u, that is the derivative of x with respect to gx। यह एक बहुत ही प्यारा सवाल है, मोर देन वन करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा यह मुझे बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, मोर देन वन करेक्ट, व्हाट इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। अच्छा, इन सब के जो करेक्ट आंसर है वो आपको इस माइंड मैप के पीडीएफ में मिल जाएंगे, राइट हैंड कॉर्नर में लिखे होंगे आंसर्स, ठीक है, तो वहां से आप टैली कर सकते हैं आपने सही किया कि नहीं किया। एक ये है, यह भी एक डेरिवेटिव आपको बताना है मुझे, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 5 पाई बाई 6। डेफिनेटली पहले आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे एंड देन यू विल फाइंड द डेरिवेटिव, क्योंकि अगर हम इसमें डायरेक्ट डेरिवेटिव करने लग जाएं तो इट विल बी अ लेंथी थिंग, तो आपको पहले से सिंप्लीफाई करना है एंड देन यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो दोनों का आंसर आप मुझे लिखेंगे, लिख के भेजेंगे। तो यहाँ मैं ज़्यादा अच्छा होगा, एक काम करता हूँ क्वेश्चन नंबर डाल देता हूँ। तो यहाँ ये है, हो गया फर्स्ट प्रॉब्लम, दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम, तो फर्स्ट का आंसर। और फिर यह हो गया सेकंड प्रॉब्लम, दिस इज द सेकंड प्रॉब्लम, एंड देन द थर्ड प्रॉब्लम दैट आई हैव गिवन यू, थर्ड, मोर देन वन करेक्ट है थर्ड। और फिर फोर्थ प्रॉब्लम, फोर्थ प्रॉब्लम का आंसर नीचे आप क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4 ऐसे करके आंसर दे सकते हैं। अब आता है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अगर बात करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन की तो आपको पता है इम्प्लिसिट फंक्शन एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स, दीज आर एक्सप्लिसिट फंक्शंस। और एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं, एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि ये तो हो गया एक्सप्लिसिट फंक्शन, ये तो है एक्सप्लिसिट फंक्शन वेयर y has been explicitly expressed in terms of x and these are implicit function। ये है implicit function जहां पर y has not been explicitly expressed in terms of x। ऐसे functions का डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या किया जाता है, we differentiate each term with respect to x regarding y as a function of x। यानी कि कल को अगर y स्क्वायर लिखा है तो उसका डेरिवेटिव होगा 2y और फिर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx, यानी कि हम हर टर्म को डिफरेंशिएट करते जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू x रिगार्डिंग y एज अ फंक्शन ऑफ x एंड देन कलेक्ट द टर्म्स कंटेनिंग dy by dx टुगेदर ऑन वन साइड एंड हेंस फाइनली फाइंड dy by dx। इन केस ऑफ dy by dx, इन द केस ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन dy by dx में x की टर्म्स भी आती हैं और y की टर्म्स भी आती हैं। बिल्कुल अपोजिट है एक्सप्लिसिट में, जहां एक्सप्लिसिट में जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो dy by dx इज प्राइमरीली अ फंक्शन ऑफ x, लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन में x वाली टर्म्स भी आएंगी और साथ साथ y वाली टर्म्स भी आएंगी, दोनों टर्म्स प्रेजेंट होंगी इम्प्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव में। तो दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। यहां एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें, मान लीजिए आपके पास एक होमोजीनियस फंक्शन है, यू हैव अ होमोजीनियस फंक्शन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2, इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा फर्स्ट डेरिवेटिव, इट विल बी माइनस, इट विल बी इक्वल टू y बाय एक्स, एंड जो सेकेंड डेरिवेटिव होगा वो होगा 0, वो होगा 0। ये याद रखिएगा कि किसी भी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री कितने भी डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन हो ना, जैसे ये डिग्री 2 का है, अगर 3 डिग्री का भी होता होमोजीनियस फंक्शन x और y में तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव कितना होता, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव होता y अपॉन x, सेकेंड डेरिवेटिव 0 हो जाता। फॉर अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, फॉर अ होमोजीनियस फंक्शन रादर, फॉर एनी होमोजीनियस फंक्शन,
फॉर एनी होमोजीनियस फंक्शन, यहां तो मैंने एक सेकेंड डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन लिखा है, फॉर एनी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n in x and y, we have dy by dx is equal to y by x, and second derivative d2y by dx square will be 0. Third derivative automatically will be all 0. तो ये हो जाता है इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट होने के साथ साथ ये फंक्शन कैसा है, होमोजीनियस है, यह होमोजीनियस भी है। ऐसा क्यों होता है ये जरा सोच के बताइएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा एवरी होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री n in x and y will represent n straight lines passing through origin, और जब n straight lines passing through origin मिलती हैं तो आप देखते हैं किसी भी पॉइंट पर जो डेरिवेटिव होगा वो स्लोप के बराबर होगा, है ना, वो स्लोप के बराबर होगा, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट बनाएंगे तो लाइन इज टेंजेंट टू इटसेल्फ। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहां पर हमारे पास यह दो लाइंस हैं विच आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, एक लाइन यह है और एक लाइन ये दोनों लाइंस ओरिजिन से पास कर रही हैं, और इनकी जॉइंट इक्वेशन क्या होगी, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। मान लो मैंने उसके ऊपर एक पॉइंट लिया p x, y, और इस पॉइंट पर डेरिवेटिव फाइंड करूंगा, तो इस पॉइंट पर जो डेरिवेटिव होगा वह होगा इसका स्लोप, क्योंकि लाइन इज टेंजेंट टू इटसेल्फ, और हमें पता है टेंजेंट का स्लोप मिलता है और लाइन अपने आप पर टेंजेंट होती है किसी पॉइंट पर। तो यहां पर अगर ये लाइन है y इज इक्वल टू m1x और ये लाइन है y इज इक्वल टू m2x, तो dy बाई dx जो होगा p पॉइंट पर वह बराबर होगा m1 के, लेकिन m1 की जो वैल्यू होगी वो होगा स्लोप ऑफ OP, है ना, और स्लोप ऑफ OP क्या होगा, y माइनस 0 अपॉन x माइनस 0, कितना आ जाएगा y बाय x। और सेकंड डेरिवेटिव जब हम करेंगे तो क्योंकि ये कांस्टेंट है तो जब दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इसलिए किसी भी होमोजेनियस फंक्शन के लिए ऐसा होता है। बात करते हैं अब लॉपिटल की, लेट अस टॉक ऑफ लॉपिटल। लॉपिटल रूल, यह जो रूल है इट इज बेसिकली यूज फॉर इवैल्यूएटिंग द लिमिट्स ऑफ द टाइप 0 by 0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, यानी 0 by 0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म्स को सॉल्व करने में लॉपिटल का यूज होता है। लॉपिटल का स्टेटमेंट क्या है जरा ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए f और g दो डेरिवेबल फंक्शंस हैं इन सम नेबरहुड ऑफ x इक्वल टू a, यानी x इक्वल टू के नेबरहुड में, उससे थोड़ा आगे उससे थोड़ा पीछे, ये फंक्शंस कैसे हैं, डेरिवेबल हैं, भले ही a पर डेरिवेबल ना हो लेकिन a के आस पड़ोस में डेरिवेबल हैं, भले ही a पर ना हो, एक्सेप्ट पॉसिबिलिटी एट a एंड g डैश x, जो g डैश x है वो 0 नहीं है इन द नेबरहुड ऑफ x इक्वल टू a एक्सेप्ट पॉसिबिलिटी एट x इक्वल टू a। दो शर्तें हैं, f और g दोनों डेरिवेबल होने चाहिए a के आस पड़ोस में, भले ही a पर हो या ना हो। दूसरा, g डैश की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए a के आस पड़ोस में, भले ही a पर हो जाए या ना हो। तब ऐसी स्थिति में यानी कि एज x टेंड्स टू a fx, और साथ में ये कहा जाए कि fx की वैल्यू a के नेबरहुड में कहा जा रही है, एज x टेंड्स टू a दिस बिकम्स 0 और g भी 0 की तरफ जा रहा है, या फिर दोनों इंफिनिटी या प्लस माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहे हैं, तब fx अपॉन gx जो कि अब बनेगी 0 by 0 फॉर्म, या फिर इनके अनुसार इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म, या फिर प्लस इंफिनिटी बाय माइनस इंफिनिटी फॉर्म, या फिर माइनस इंफिनिटी बाय प्लस इंफिनिटी फॉर्म, ये जो भी फॉर्म बनेगी इसकी जो लिमिट होगी वो होगी f डैश x अपॉन g डैश x के बराबर। f डैश x अपॉन g डैश x की लिमिट एट एक्सटेंडिंग टू a के बराबर, प्रोवाइडेड यह लिमिट क्या कर जाए, प्रोवाइडेड लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f डैश x अपॉन g डैश x एग्जिस्ट्स, यानी ये लिमिट क्या करे, एग्जिस्ट करे, या तो फाइनाइटली या इनफाइनाइटली, अगर इनफाइनाइट भी आ जाए तो भी कह देंगे, है ना, यानी कि यह दोनों बराबर तभी होते हैं जब इसकी लिमिट एग्जिस्ट करे, अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तब ये दोनों जरूरी नहीं है बराबर हो, यानी अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो इसके बेसिस पर आप ये नहीं कह सकते कि इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि लॉपिटल ये कहता है यह लिमिट और यह लिमिट इसके बराबर होगी प्रोवाइडेड ये वाली लिमिट क्या करे, एग्जिस्ट करे, फाइनाइटली और इनफाइनाइटली, यानी ये प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी या फाइनाइट नंबर आ जाए तो इसकी लिमिट भी प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी या फाइनाइट नंबर हो जाएगी। लेकिन अगर ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती तो उस केस में आप ये नहीं कह सकते कि दोनों बराबर होंगी। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बारीक पॉइंट है लॉपिटल का। तो लॉपिटल इस तरह से हम यूज करते हैं।
तो कहां कहां यूज होता है? मेनली दो फॉर्म्स में यूज होता है, 0/0 और इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, और हमें पता है 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स होती हैं, तो बाकी इंडिटरमिनेट फॉर्म्स में भी क्या लॉपिटल लगाया जा सकता है? तो हाँ बिल्कुल, बाकी इंडिटरमिनेट फॉर्म में भी लॉपिटल लगाया जा सकता है, जैसे कि यहां पर indeterminate form of the type 0 into infinity या infinity minus infinity can be reduced to 0/0 और infinity by algebraic transformation। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप ये देखें, ये जा रहा है infinity 1/0 की तरफ जा रहा है, तो दिस टेंडिंग टू infinity, इट इज ऑल्सो टेंडिंग टू infinity, तो ये फॉर्म है infinity minus infinity। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, यहां लिख दूं 1/sin x और इसको लिख दूं माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो दिस कैन बी रिटन एज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। नाउ दिस बिकम्स 0/0 फॉर्म। नाउ यू कैन अप्लाई लॉपिटल टू इट। अब आप इस पर क्या लगा सकते हैं? लॉपिटल लगा सकते हैं। नाउ यू कैन अप्लाई लॉपिटल। इसी तरह से मान लीजिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ऐसा लिखा हो और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e की पावर x -1 इंटू कॉट एक्स, सपोज ये लिखा है। तो आप देखें जब x 0 की तरफ जाएगा, द फर्स्ट गोज टू 0, ये तो 0 की तरफ जा रहा है, एंड दिस गोज टू इंफिनिटी, तो 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म है। बट दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e की पावर x -1 और cot x का रेसिप्रोकल कर दो, कितना हो जाएगा? 1 cot x, दैट विल बिकम ना नीचे 1 है ना, इसको tan x को लिख दो, इसको लिख दो 1 ऐसे देखो, जो यहाँ पे लिखा है फंक्शन उसका नीचे लिख दो 1 cot x करके। और जैसे ही आपने 1 cot x लिखा, ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e की पावर x -1 अपॉन tan x। नाउ दिस बिकम्स 0/0 फॉर्म। तो आप इस तरह से फॉर्म्स को चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स को इनटू 0/0 या फिर इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म में। अब जैसे 1 टू द पावर इन्फिनिटी हो, या फिर इन्फिनिटी टू द पावर 0 हो, या फिर 0 की पावर 0 हो, दे कैन बी कन्वर्टेड बाय टेकिंग लॉगरिथम। जैसे एग्जांपल के तौर पर लिमिट x टेंडिंग टू से π/2 cos x to the power sin x to the power tan x, sin x to the power tan x। तो अगर आपको ये लिमिट फाइंड आउट करनी है तो आप दोनों साइड पर क्या ले लें? अब ये देखो, पहले तो ये फॉर्म कौन सी है? 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म। दोनों साइड पर लॉग ले लें, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक्सटेंडिंग टू π/2 और यहां आ जाएगा tan x इंटू ln sin x। अब ये कौन सी फॉर्म बन गई? ये बन गई इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। ये 0 है और ये इन्फिनिटी, तो ये बन गई 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 एंड ln sin x, और 0 इंटू इन्फिनिटी में हम इसे लिख सकते हैं 1/1/tan x, और ये लिखा जा सकता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 ln sin x अपॉन cot x। नाउ दिस चेंजेस टू 0/0 फॉर्म। और अब आप इसकी लिमिट लॉपिटल लगाकर निकाल सकते हैं। तो जब भी 1 टू द पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू द पावर 0 या 0 टू द पावर 0 आ जाए, तो आप लॉपिटल लगाकर लॉग लेकर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्म में। नाउ यू हैव टू अटेम्प्ट दिस प्रॉब्लम एंड टेल मी द आंसर टू दिस, क्योंकि जैसा कि मैंने ये चैप्टर आपको बताया, इसमें थ्योरी बहुत कम है, मैक्सिमम क्वेश्चंस ही हैं, और सिर्फ डिफरेंशिएशन कैसे करना है वो देखना है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका लिमिट क्या होगा? इसका लिमिट दे रखा है 253, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। ये 5th प्रॉब्लम है जो आपको करना है। फिर एक प्रॉब्लम और दिया मैंने आपको, प्रॉब्लम नंबर 6, यू हैव टू अटेम्प्ट इट एंड टेल मी द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 7th IIT JEE में आ चुका 2006 में। ये सब प्रॉब्लम्स आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एक्सप्रेस इन डिटर्मिनेंट फॉर्म, यानी अगर कोई फंक्शन डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा है तो हम उसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। ये लिखा है fx gx hx lx और हम इसका डेरिवेटिव करना है। ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है,
तो अगर मैं इसे ओपन करता हूं, ये आ गया ओपन करके, मैंने डिफरेंशिएट किया, यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल, ये लग गया, इन दोनों में भी प्रोडक्ट रूल, ये आ गया। और अगर मैं देखूं तो इसको लिख सकता हूं एफ एक्स इंटू एल एक्स एच एक्स इंटू जी डैश एक्स, ये टर्म मैंने यहां लिख दी, और एफ एक्स इंटू एल डैश एक्स माइनस दिस कैन बी रिटन इन द डिटर्मिनेंट फॉर्म इन दिस वे। तो कहने का मतलब यह है कि यह जो डिटर्मिनेंट, यह जो डिफरेंशिएशन हुआ है, यह वाला पार्ट तो बन गया ये डिटर्मिनेंट, और यह वाला पार्ट बन गया यह डिटर्मिनेंट। तो आपने देखा यहां डेरिवेटिव हुआ पहली रो का, बाकी दूसरी रो एज इट इज, है ना, पहली रो का डेरिवेटिव दूसरी रो एज इट इज, फिर दूसरी रो का डेरिवेटिव पहली रो एज इट इज। इस चीज को हम थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में भी कैरी ओवर कर सकते हैं। अगर मेरे पास 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है 3/3 का, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव बाकी दो एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव बाकी दो एज इट इज, तीसरे का डेरिवेटिव बाकी दो एज इट इज, और सबके बीच में प्लस साइन। एंड माइंड यू कैन डिफरेंशिएट इट रो वाइज और यू कैन डिफरेंशिएट इट कॉलम वाइज, क्योंकि हम जानते हैं डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम इंटरचेंज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आप चाहें तो 1 by 1 करके रो के अलॉन्ग कर सकते हैं, या फिर 1 by 1 करके कॉलम के अलॉन्ग भी डिफरेंशिएट किया जा सकता है। अब आता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब अगर कोई फंक्शन का डेरिवेटिव दोबारा से एक डेरिवेबल फंक्शन आ जाए तो हम उसे एक बार और डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो वी कैन हैव सेकंड डेरिवेटिव, और सेकंड डेरिवेटिव करने के बाद जो नया फंक्शन अगर वो फिर डेरिवेबल हो तो उसे हम थर्ड टाइम भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दैट इज डिफरेंशिएटिंग अ गिवन फंक्शन रिपीटेडली वन आफ्टर द अदर इन सक्सेशन इज कॉल्ड एज सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। जैसे कि यहाँ y इक्वल टू एफ एक्स मान लो इट इज इन्फिनिटली या इट इज n टाइम्स डिफरेंशिएबल। तो n टाइम्स डिफरेंशिएबल का मतलब है जब पहला डेरिवेटिव करने के बाद जो नया फंक्शन आएगा वो फिर से डेरिवेबल है। एग्जांपल जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया कॉस एक्स इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, फिर आपने इसे दोबारा से डिफरेंशिएट कर दिया, आंसर आया माइनस साइन एक्स इज अगेन अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो आपने इसे फिर से डिफरेंशिएट कर दिया तो ये आ गया माइनस कॉस एक्स, यानी ये आ गया थर्ड डेरिवेटिव। तो इस तरह से आप रिपीटेडली डिफरेंशिएट कर सकते हैं गिवन फंक्शन को, प्रोवाइडेड जो डिफरेंशिएट करने के बाद आ रहा है वो एक कैसा फंक्शन आए, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन आ जाए। तो यहां पर dy, फर्स्ट डेरिवेटिव को dy से डिनोट करते हैं, y डैश y1 इज dy बाई dx इक्वल टू f डैश x, d स्क्वायर y डबल डैश y2, और इसको पढ़ते हैं d2y बाई dx स्क्वायर, d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू f डबल डैश, ये f डबल डैश से दिखाते हैं। थर्ड बार डिफरेंशिएट किया, यानी जो सेकंड बार आया उसे फिर से डिफरेंशिएट किया तो ये बनता है d3y अपॉन dx क्यूब f ट्रिपल डैश x, या फिर y3 या फिर y ट्रिपल डैश। इसी तरह से फोर्थ डेरिवेटिव y4 इज इक्वल टू y4, यह y4 है, दिस इज y4 एंड दिस इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ d3y अपॉन dx क्यूब and it is d4y upon dx to the power 4 and fourth derivative. So that is how you can differentiate it. हमारे सिलेबस में मेनली फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव्स ही सिलेबस में हैं, सिर्फ यही है सिलेबस में इन जेई, फर्स्ट एज वेल एज सेकंड डेरिवेटिव, यानी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के ऊपर हमारे सिलेबस में नहीं है। यहाँ एक छोटा सा प्रॉब्लम जो 2024 में आया था, ये आप मुझे अभी नीचे डिफरेंशिएट करके इसका आंसर क्या आएगा एट एक्स इक्वल टू हाफ बताना है। इसकी वैल्यू क्या आती है एट एक्स इक्वल टू हाफ, ये आपको मुझे बतानी है, ठीक है, यू हैव टू टेल दिस। और इसी तरह से 2024 में एक सवाल ये आया है, यहां पर आपको मुझे फिर से इसकी वैल्यू, डेरिवेटिव की वैल्यू बतानी है, जी डैश जीरो की वैल्यू बतानी है। अब आते हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन की तरफ। इनवर्स यानी अगर हमें कहा जाए किसी फंक्शन के इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव का वैल्यू फाइंड करिए, जैसे कि यहां पर मेरे पास y इक्वल टू एफ एक्स है, y इक्वल टू एफ एक्स, ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन है बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव एंड डेरिवेबल, बाइजेक्टिव एंड डेरिवेबल। तो इसका मतलब है यह फंक्शन कैसा होगा, इन्वर्टेबल, ये फंक्शन इन्वर्टेबल होगा और साथ साथ यह डेरिवेबल भी होगा, है ना, इन्वर्टेबल होगा। और जो इसका इनवर्स होगा, जो इसका इनवर्स होगा डेफिनेटली वो डेरिवेबल होगा, बस उन पॉइंट्स को छोड़ के जहां इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाए, है ना। हाँ, तो इनवर्स फंक्शन ये इन्वर्टेबल है, तो हमें इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है किसी एक पॉइंट पर, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है किसी एक पॉइंट पर, यानी कि लेकिन हम इसका इनवर्स कैलकुलेट किए बिना ही इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाहते हैं इनवर्स का।
तो यहाँ हम क्या सीख रहे हैं, यहाँ हम क्या सीख रहे हैं या क्या सीख चुके हैं? हम ये सीख चुके हैं कि अगर हमें एक फंक्शन पता है, गिवन है, और यह हमें उसके बारे में मालूम है कि वो फंक्शन 1 1 on 2 यानी बाइजेक्टिव है, इसलिए वह इन्वर्टिबल भी है, और साथ साथ वह जो गिवन फंक्शन है वो डेरिवेबल भी है, तो हमें इसके इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है किसी पॉइंट पर, जैसे एट x = 1 या x = 2 पर। तो एक तरीका तो क्या है, पहले हम उसका इनवर्स निकालें और फिर डिफरेंशिएट करके उसमें x = 1 या x = 2 जो दे रखा है वो रख दें। लेकिन दूसरा तरीका है कि हम एक्चुअली में इनवर्स फाइंड ही ना करें, इस गिवन फंक्शन की मदद से ही हम उसके इनवर्स का डेरिवेटिव फाइंड कर लें। वो कैसे फाइंड करते हैं, आइए देखते हैं। मान लीजिए fx y = fx, अल्फा कॉमा बीटा उसके ऊपर लाई करता है। अल्फा कॉमा बीटा उस पर लाई करने का मतलब है अगर f में अल्फा रखोगे तो वैल्यू बीटा आएगी। और यह फंक्शन f कैसा है, एक इन्वर्टेबल फंक्शन है और डिफरेंशिएबल है, और g उसका इनवर्स है। तो अगर मुझे g का डेरिवेटिव चाहिए, then the derivative of g at beta, derivative of g at beta at x = beta, अगर मुझे ये डेरिवेटिव चाहिए at x = beta, g का डेरिवेटिव, then g dash beta is 1/f dash अल्फा। यानी फंक्शन में अगर अल्फा रखने पर बीटा आया और मुझे g का डेरिवेटिव बीटा पर ही चाहिए, तो वो होगा 1/f dash अल्फा, यानी कि f का डेरिवेटिव एट अल्फा। और जो सेकंड डेरिवेटिव होता है, दैट इज गिवन एज, द सेकंड डेरिवेटिव इज गिवन एज g डबल डैश बीटा इज माइनस f डबल डैश अल्फा अपॉन f डैश अल्फा का क्यूब, f डैश अल्फा का क्यूब। इस चीज को हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर y है fx, तो आप समझ सकते हैं जो हमारा इनवर्स फंक्शन होगा वो होगा x = gy। तो इसका डेरिवेटिव f डैश x will be equal to dy by dx, और g dash of y will be equal to dx upon dy, dx upon dy। या फिर अगर आप चाहें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, यहां से इसको लिख सकते हैं x = g of fx, और जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे, y की वैल्यू रख दी हमने, तो g dash of fx into f dash of x is equal to 1, तो g dash of fx is equal to 1 upon fx, f dash x, 1 upon f dash x। मान लो, है ना, if x equal to अल्फा और fx है बीटा, तो g dash of बीटा comes out to be 1 upon f dash of अल्फा। लेकिन ये डेरिवेटिव तभी एग्जिस्ट करेगा जब f dash अल्फा 0 नहीं होगा। तो दैट इज व्हाट वी हैव रिटन। तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि dy by dx 1 upon dy by dx is equal to dx upon dy, क्योंकि g का जो डेरिवेटिव है g dash y, अगर आप चाहें तो उसे g dash y is equal to 1 upon f dash x भी लिख सकते हैं, है ना। अगर आप चाहें तो g dash y is equal to 1 upon f dash भी लिख सकते हैं, 1 upon f dash x। तो g dash y जो होगा dx by dy, और यह होगा 1 upon f dash x, तो ये f dash x ही तो है, ये f dash x ही तो है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि dy by dx and dx by dy they are the reciprocal of each other, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। या फिर dy by dx into dx by dy, ये मल्टीप्लाई करने पर आंसर 1 आता है। तो इनवर्स फंक्शन का अगर मुझे डेरिवेटिव चाहिए किसी पॉइंट पर, मान लो 2 पर चाहिए, आई नीड द डेरिवेटिव ऑफ g एट 2, तो पहले मुझे देखना पड़ेगा कि f की वैल्यू 2 कहाँ आएगी, किस x पर 2 आएगी। तो जैसे मुझे g का डेरिवेटिव 2 पर चाहिए, तो 2 बराबर मैं रखूंगा fx, देन आई विल फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग x एट विच द वैल्यू कम्स आउट टू बी 2। मान लो वो x आता है अल्फा, एट x इक्वल टू अल्फा fx हैज 2, तो g डैश 2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 अपॉन f डैश ऑफ अल्फा। तो दैट इज हाउ यू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो यह तरीका हो गया इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव निकालने का। दैट इज द मेथड टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। आई होप यू गॉट द वे टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर मान लो g का डेरिवेटिव हमें, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव हमें 3 पर निकालना है, तो पहले हम देखेंगे
एफ में वैल्यू 3 किस x पर आती है, x की किस वैल्यू पर fx बराबर 3 हो जाता है, तो x की वो वैल्यू निकाल लो, मान लो वो वैल्यू आ गई अल्फा, तो g-3 विल बी 1 अपॉन f डैश ऑफ अल्फा. That is what it says. And the second derivative is given by minus f double dash alpha upon f dash alpha का whole cube. तो यह चीज याद रखिएगा, यह याद रखिएगा, ठीक है. अब इसी चीज को हम d2x by dy स्क्वायर, यह बराबर होता है माइनस d2y by dx स्क्वायर अपॉन dy by dx का होल क्यूब. इसका यूज कभी कभी क्वेश्चंस में हो जाता है इस फॉर्म में, यह भी आपको पता होना चाहिए. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इक्वल रूट्स. अगर मान लो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है fx, है ना, मल्टीप्लिसिटी ऑफ r of the equation fx equal to 0, if x equal to alpha is a root of multiplicity fx of the equation fx equal to 0. तो यहां एक चीज याद रखिएगा, fx क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है. ये क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है. और उस पॉलिनोमियल में x इक्वल टू अल्फा रूट की मल्टीप्लिसिटी r है. यानी जब आप fx को लिखते हैं तो एक तरीके से वो है x माइनस अल्फा टू द पावर r इंटू सम x माइनस बीटा 1 इंटू x माइनस बीटा 2, कुछ इस तरह से कुछ होगा, एंड सो ऑन. और जब आपने इसे 0 रखा तो आपके पास जो रूट्स आए हैं वो रूट्स क्या आ जाएंगे, वो रूट्स आ जाएंगे x इज इक्वल टू अल्फा कॉमा अल्फा कॉमा अल्फा कितनी बार, r टाइम्स, क्योंकि आप हर लीनियर फैक्टर को 0 रखते चले जाएंगे. तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा कितनी बार, r बार. तो जब आप उसमें सबको 0 रखेंगे तो अल्फा 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 कितनी बार आएगा, r टाइम्स, और साथ में बीटा 1 बीटा 2 एंड सो ऑन. तो यहां पर मान लो अल्फा इसका एक मल्टीपल रूट है जो कितनी बार रिपीटेड है, r टाइम्स. तो यहां इस रिजल्ट में कहा गया है कि अगर आप उसका डेरिवेटिव कर दें, f का डेरिवेटिव कर दें, तो वह उसमें कितनी बार रिपीट होगा, सिर्फ और सिर्फ r माइनस 1 टाइम्स रिपीट होगा. इट विल रिपीट इन इट्स डेरिवेटिव बाय हाउ मेनी टाइम्स, f डैश टाइम्स, r माइनस 1 टाइम्स, यानी एक कम बार रिपीट होगा. एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूं कि fx है x माइनस 2 की पावर 4 इंटू एक्स माइनस 3, तो आप देख सकते हैं 2 इसका रिपीटेड रूट है, कितनी बार रिपीट होगा, 4 बार. तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं तो f डैश x विल कम आउट टू बी x माइनस 2 की पावर 4, x माइनस 3 का डेरिवेटिव 1, और फिर 4 इंटू एक्स माइनस 2 का क्यूब इंटू एक्स माइनस 3. पूरे से कॉमन आया x माइनस 2 का क्यूब, अंदर बच गया x माइनस 2 प्लस 4 टाइम्स x माइनस 3. तो आप जरा गौर से देखें, ये बन गया x माइनस 2 का क्यूब इंटू 5x माइनस 12 और 2 14, ये बन गया. और इसमें देखें x इक्वल टू 2 कितनी बार रिपीटेड है, 3 टाइम्स. वहां कितनी बार रिपीटेड, 3 4 टाइम्स. तो ये थ्योरम ये कहती है कि अगर एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसमें कोई रूट r बार रिपीट हो रहा है या m टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो उसके डेरिवेटिव में वो m माइनस 1 टाइम्स रिपीट होगा, यानी एक कम बार रिपीट होगा. इट विल बी रिपीटेड m माइनस 1 टाइम्स इन f डैश. दैट इज व्हाट दिस सेज. और यहां एक छोटा सा प्रॉब्लम मैं आपके लिए फिर से छोड़ के जा रहा हूं. fx is x minus 1 to the power 4, x minus 2 का क्यूब, x minus 3 का स्क्वायर, x minus 4, then you have to find this value. एक चीज और, अगर f में कोई रूट m टाइम्स रिपीट हो रहा है, x इक्वल टू अल्फा, इसकी मल्टीप्लिसिटी है m, मल्टीप्लिसिटी है ना, x इक्वल टू अल्फा. मान लो मैं कहूं कि fx में इसकी मल्टीप्लिसिटी है m, तो f डैश x में इसकी मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी m माइनस 1, और f डबल डैश x में इसकी मल्टीप्लिसिटी एक बार और कम हो जाएगी, क्योंकि f में अगर f डैश में m माइनस 1 बार रिपीट हो रहा है तो f डबल डैश में उससे एक कम बार रिपीट होगा, तो m माइनस 2. f ट्रिपल डैश x में इसी तरीके से ये एक एक रिपीट होता चला जाएगा जब तक यह 0 ना आ जाए, m माइनस 3 एंड सो ऑन. दैट इज हाउ द मल्टीप्लिसिटी विल गो ऑन डिक्रीजिंग. ठीक है, ये इस तरह से डिक्रीज होता चला जाएगा मल्टीप्लिसिटी. तो यह हो गया, ये वाला क्वेश्चन आप करिएगा. आई थिंक दिस इज प्रॉब्लम नंबर 7, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 8. तो यहाँ मैंने आज आपको 8 सवाल दिए हैं. एक छोटे से लेक्चर था जिसमें आपने मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स यहाँ देख लिए.
and these were the 8 problems that you would do, and tell me the answer in the comment box below. तो बस आज के लिए इतना ही रखेंगे. दैट वाज अ वेरी शॉर्ट एंड स्वीट लेक्चर ऑन मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन. मिलते हैं अगले माइंड मैप में. तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे. थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय.